जय जगदीश्वरम। सम्यगाप्त पुरुष जगदीश्वरम के लिखित उपदेशों पर आधारित पॉडकास्ट्स की इस श्रृंखला में आज उनके दिनांक 6 जुलाई 2025 के उपदेश को आधार बना रहे हैं। पूज्य गुरुदेव द्वारा यह उपदेश लोक कल्याण के लिए फेसबुक के आर्य मित्र नामक पेज पर सन 2017 से प्रकाशित हो रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी स्पष्ट किया है कि यह पॉडकास्ट गुरुदेव के गूढ़ एवं गहन उपदेशों को समझने की दिशा में केवल एक प्रयास है तथा ऐसे किसी भी प्रयास में गलती होने की संभावना तो रहती ही है। अतः सुधी दर्शक श्रोता गणों से अनुरोध है कि वे इस पॉडकास्ट को सुनते समय अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करें तथा किसी भी शंका समाधान के लिए फेसबुक पर जगदीश्वरम के आर्य मित्र नामक पेज पर दिए मूल उपदेश को अवश्य पढ़ें। आर्य मित्र पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम जगदीश्वरम के 6 जुलाई 2025 वाले कुछ उपदेशों को जरा गहराई से देख रहे हैं। जी, ये जो सम्यक दृष्टि और मार्गदर्शन पर शाश्वत शिक्षाएं शीर्षक वाले उपदेश हैं। हाँ, वही। और इनमें सम्यक सद्धर्म की बात है, जिससे स्रोत में प्राकृतिक या सनातन धर्म भी कहा गया है। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इनके जो मुख्य विचार हैं उनको खंगालें। खासकर ये जो सही नजरिए मतलब दृष्टिकोण की बात है या फिर मार्गदर्शन और स्पष्टता पाने का रास्ता, इस पर क्या कहा गया है। हाँ, ये जरूरी विषय है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये स्रोत हमारे सोचने के तरीके पर और सही मार्गदर्शन पाने के महत्व पर वाकई कुछ गहरे सवाल खड़े करते हैं। जी। पहली बात जो एकदम ध्यान खींचती है वो है पूर्ववत दृष्टिकोण से सावधान रहने की बात। मतलब जो पहले से बनी हुई राय है ना? हाँ, बिल्कुल। प्री कंसेप्ट्स जिसे कहते हैं। स्रोत कहते हैं कि किसी भी चीज को खोजने से पहले या सत्य की तलाश से पहले हमें अपने ही नजरिए को जांचना चाहिए। ये दिलचस्प नहीं है? बहुत दिलचस्प है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम कुछ नया खोज रहे हैं, पर वो कहते हैं कि अगर चश्मा पुराना पहना है तो नया दिखेगा कैसे? सही बात। स्रोत का कहना है कि पुराने नजरिए से जो खोज होती है वो अक्सर सिर्फ एक भ्रम पैदा करती है। मतलब लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं पर असल में गोल गोल घूम रहे होते हैं। और कोई वास्तविक स्पष्टता या जिसे स्रोत तथ्यागत समझ कहते हैं वो बनी नहीं पाती। तो इसे वो सत्य की खोज में एक बहुत बड़ी रुकावट मानते हैं। हाँ, और इसको समझाने के लिए वो न्यूटन वाला उदाहरण भी देते हैं, सेब गिरने वाला। जी। कि भाई लाखों लोगों ने फलों को गिरते देखा होगा, पर न्यूटन जैसा सवाल उनके मन में क्यों नहीं उठा? हाँ। स्रोत का तर्क है कि उनका नजरिया पूर्वत था। मतलब फल तो नीचे ही गिरता है, इसमें क्या सोचना। ध्यान देने वाली है। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि न्यूटन की समझ भी पूरी तरह पूर्ववर्त दृष्टिकोण से मुक्त नहीं थी। मतलब उन्होंने ग्रेविटी को दिशा के लेवल पे तो समझ लिया कि चीजें नीचे क्यों आती हैं, पर उसका मूल कारण क्या है, उसका आधार क्या है, वो स्पष्ट नहीं कर पाए। स्रोत के हिसाब से उनकी समझ भी एक लिमिट तक ही थी। ओके। और स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ग्रेविटी का असर बड़े स्केल पर तो दिखता है, जैसे सोलर सिस्टम में। हाँ। पर बहुत छोटे लेवल पर, जैसे एटम की न्यूक्लियस में, वो असरदार नहीं रहता। जी, यही बात। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्रोत कुछ फिजिसिस्ट की आलोचना भी करते हैं जो ग्रेविटॉन नाम के एक पार्टिकल को ग्रेविटी का बेस मानते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा। स्रोत उसे असत्य कहते हैं। ये थोड़ा अचानक सा लगता है। मतलब फिजिक्स की इतनी गहरी बात यहाँ कैसे? हाँ, लगता है, लेकिन ये आलोचना उनके एक बड़े आइडिया से जुड़ी है जिसे वो सापेक्षिक संतुलन कहते हैं। सापेक्षिक संतुलन। हाँ। रिलेटिव बैलेंस। हाँ, स्रोत का तर्क है कि पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे उनका मास है या चार्ज है, वो कोई उनकी फिक्स्ड अंदरूनी खासियत नहीं है, जैसा कि अक्सर वैज्ञानिक सोचते हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? बल्कि ये गुण एक बड़े सिस्टम में उस पार्टिकल की स्थिति क्या है, उसके आपसी संबंध क्या है, उस पर निर्भर करते हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस एक्ट है, समझिए। सापेक्षिक संतुलन, इसे थोड़ा और समझाएंगे। मतलब पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज फिक्स नहीं है। स्रोत के अनुसार नहीं। इसी सापेक्षिक संतुलन की वजह से कोई कण पॉजिटिवली चार्ज होता है, कोई नेगेटिवली चार्ज और कोई न्यूट्रल। इसी तरह प्रोटॉन जैसे कणों में मास होता है, जबकि फोटॉन जैसे कणों में नहीं। ये सब उस कण की बाकी सिस्टम के साथ जो रिलेटिव पोजीशन है, जो बैलेंस है, उसका नतीजा है। ओके। इसलिए जब वैज्ञानिक किसी एक कण को, जैसे ग्रेविटॉन को, ग्रेविटी का अकेला कारण बताने की कोशिश करते हैं, तो स्रोत कहते हैं कि वे इस बड़े सापेक्षिक संतुलन वाले नजरिए को अनदेखा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी एक तरह का पूर्ववत दृष्टिकोण ही हुआ।
हाँ बिल्कुल, चीजों को अलग थलग करके समझने की कोशिश। समझ गए। तो मतलब मूल संदेश ये है कि हमें हर एंगल से, हर लेवल पर अपनी समझ को खुला रखना है और अपने जो पूर्वाग्रह हैं उनसे लगातार सावधान रहना है। जी हाँ। स्रोत में एक बहुत पावरफुल लाइन है, देखना नहीं मतलब किसी कोण विशेष से देखना नहीं, बल्कि केंद्र से ही दिखने भर के निमित्त रहना, तभी सभी कोणों की सच्चाई खुलेगी। हाँ, ये बहुत गहरी बात है, केंद्र से दिखना। और ये केंद्र से दिखने का आइडिया हमें स्रोत के अगले और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर लाता है। वो क्या है? वो है सम्यक आप्त पुरुष की भूमिका। ये स्रोत कहते हैं कि ऐसे आप्त पुरुष का जो मार्गदर्शन होता है वो हर तरह से पूर्ण होता है। कंप्लीट? पूर्ण मतलब उसमें साधक को अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ने, घटाने या कोई एक्सपेरिमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि ऐसा करना भटकाव का कारण बन सकता है। ये तो बहुत स्ट्रांग दावा है कि मार्गदर्शन इतना पूर्ण है कि उसमें बदलाव या प्रयोग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, बहुत स्ट्रांग। स्रोत तो यहां तक कहते हैं, जरा भी अपनी तरफ से कुछ भी करने पर भटक जाओगे। अच्छा। और ये भी कहते हैं कि ये मार्गदर्शन किसी पारंपरिक रास्ते या दृष्टिकोण में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें कोई पुरानी या नई किसी भी तरह की चीज मिलाने से बचना चाहिए। हाँ, और स्रोत इस बात पे बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि जो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, वफादारी से इस बताए गए मार्ग पर चलता है, उसे अवश्य ही अनुत्तर लाभ होता है, मतलब सर्वोच्च लाभ। और जो नहीं चलता? और इसके उलट जो अपनी मर्जी या अपनी समझ से इसमें कुछ फेरबदल करते हैं, उन्हें ना तो सिद्धि मिलती है और ना ही श्रेष्ठ गति। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है ना? बिल्कुल। क्या? की बात कर रहे हैं। हाँ। और दूसरी तरफ वे कह रहे हैं कि एक विशिष्ट सम्यक आप्त पुरुष के मार्गदर्शन पर बिना किसी सवाल या बदलाव के पूरी तरह निर्भर रहना है। ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगता? हाँ, लगता है। खुला दिमाग और पूर्ण समर्पण, इन दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा स्रोत के अनुसार? ये बहुत जायज सवाल है और स्रोत इस पर सीधे तौर पर बात करते हैं। उनका तर्क ये है कि जिसे हम नॉर्मली खुला दिमाग कहते हैं, वो भी अक्सर हमारे पुराने दृष्टिकोणों और सीमाओं में ही बंधा होता है। अच्छा। स्रोत के अनुसार सच्चा खुलापन अपनी सीमाओं को पहचानना है और उस मार्गदर्शन पर भरोसा करना है जो तथ्यगत है। तथ्यगत? हाँ, तथ्यगत मतलब जो किसी व्यक्ति की राय या रिलेटिव समझ पर आधारित नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव सत्य पर आधारित है। इसीलिए वे कहते हैं कि इस मार्गदर्शन में कुछ जोड़ना या घटाना अर्थ का अनर्थ कर देगा, क्योंकि ये पहले से ही पूर्ण है और तथ्य पर आधारित है। तथ्यगत, ये शब्द बार बार आ रहा है। स्रोत ये भी कहते हैं कि आरोपित धर्म ग्रंथों और सम्यक आप्त पुरुष की सम्यक देशनाओं में यही फर्क है। मतलब जिन ग्रंथों पर डाउट किया जा सके उनमें और इन शिक्षाओं में। जी। आरोपित ग्रंथों पर संदेह या दुविधा हो सकती है, पर सम्यक देशनाओं पर नहीं। ऐसा क्यों मानते हैं स्रोत? स्रोत का अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि सम्यक देशनाएं पूरी तरह तथ्यगत हैं। वो बिल्कुल सटीक मापदंडों पर खरी उतरती हैं। उनमें कोई आरोपण नहीं है, मतलब कोई इम्पोजिशन नहीं, कोई सब्जेक्टिव व्यू नहीं, कोई रिलेटिविटी नहीं। ये एक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, भ्रांति रहित, स्पष्ट मार्ग बताया गया है। और बाकी ग्रंथ? जबकि अन्य ग्रंथ या मार्ग स्रोत के अनुसार किसी न किसी हद तक मानवीय व्याख्याओं से, मान्यताओं से या रिलेटिव दृष्टिकोणों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे संदेह की गुंजाइश बन जाती है। तो स्रोत के नजरिए से ये पूर्ण विश्वास की मांग इसलिए है क्योंकि मार्गदर्शन को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव और संदेह से परे माना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी वजह से ये चेतावनी भी दी गई है कि इस मार्गदर्शन की तुलना किसी और मार्ग से ना करें और ना ही उसमें किसी और मार्ग को मिलाएं। सही कहा। स्रोत कहते हैं कि ये कहना कि इसमें भी वही बात है, उसमें भी वही बात है, ऐसा करके सम्यक देशना को किसी और चीज के बराबर मानना, उसकी यूनिकनेस और पूर्णता को नकारना है। हाँ, स्रोत एक स्थिति का जिक्र जरूर करते हैं कि अगर लोक में सम्यक आप्त पुरुष उपस्थित ना हो और उनका मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से उपलब्ध ना हो, तब क्या? हाँ, तब क्या? तब व्यक्ति को उपलब्ध शास्त्रीय विधि और अपने विवेक का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन साथ ही अंधविश्वासी न बनने और विवेक की आंख खुली रखने की सलाह भी दी गई है। ओके। और जब तक व्यक्ति की अपनी समझ और विवेक अपरिपक्व है, मतलब मैच्योर नहीं है, हाँ, तब तक स्रोत कहते हैं कि सम्यक आप्त पुरुष के उपदेशों को बार बार पढ़ना चाहिए। क्यों? ताकि निर्णय सापेक्षिक प्रभावों में न बह जाए और भटकने का खतरा कम हो। ये भटकाव कितना गंभीर माना गया है स्रोत में? बहुत ज्यादा गंभीर। कहा गया है
कि सम्यक आप्त पुरुष के निर्देश से जरा भी अलग होने पर व्यक्ति जन्मों जन्मों तक भटक सकता है। जन्मों जन्मों तक। हाँ, इसीलिए पूर्ण निष्ठा और बिना किसी फेरबदल के अनुसरण पर इतना जोर है, क्योंकि अगर आप जरा भी अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो स्रोत के अनुसार आप तथ्यगत मार्ग से हटकर वापस रिलेटिव दबावों और अपने ही दृष्टिकोण बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो इस भटकाव से बचने के लिए और स्पष्टता पाने के लिए स्रोत एक खास विधि का भी जिक्र करते हैं ना? जी हाँ। उत्तरोत्तर सीधे से सीधे हो, तथ्यता स्पष्टता के निमित्त रहो। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। हाँ, शब्दावली थोड़ी गूढ़ जरूर है। इसका क्या मतलब है? स्रोत इसे थोड़ा विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि ये प्रक्रिया नाक के ठीक आगे के माध्यमिक आधार से सीधे हो, उत्तरोत्तर सीधे से सीधे होते जाना है। नाक के ठीक आगे का माध्यमिक आधार? हाँ, इसे एक तरह की आंतरिक या ध्यान की प्रक्रिया समझा जा सकता है, जिसका फोकस लगातार सीधे होने पर है, बिना किसी भटकाव के। ये एक दिशा है, एक सतत प्रयास। और उत्तरोत्तर सीधे से सीधे होते जाना, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? कहाँ तक जाना है? इसका लक्ष्य है सबसे सीधे की सीध स्पष्ट करना। सबसे सीधे की सीध? हाँ, यानी वो परम सीधापन या सत्य की रेखा जो किसी भी कोण या सापेक्षता से परे है, उसे अनुभव करना। और निर्देश ये है कि जब तक ये परम सीध स्पष्ट न हो जाए, तब तक इस प्रक्रिया में कहीं रुकना नहीं है, कोई पड़ाव नहीं बनाना है। रुकना क्यों नहीं है? क्योंकि रुकने का मतलब है कि आपने कोई स्थिति बना ली, कोई दृष्टि या दृष्टिकोण स्थापित कर लिया, और वो फिर से एक सीमा बन जाएगा। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, बिना रुके। बिल्कुल, उत्तरोत्तर सीधे से सीधे सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। स्रोत यहाँ एक और दिलचस्प बात कहते हैं। क्या? कि जब सबसे सीधे की सीध स्पष्ट हो जाती है, तब सीध का भ्रम भी भंग हो जाता है। अच्छा, मतलब सीधेपन का कॉन्सेप्ट भी खत्म। हाँ, वो भी पीछे छूट जाता है। ये एक तरह की साम्यता या परम संतुलन की स्थिति है, जहां द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और फिर से वही चेतावनी दोहराई जाती है इस पूरी प्रक्रिया में, अपनी तरफ से ये सत्य है या मुझे मिल गया जैसा कोई अपेक्षित दृष्टिकोण स्थापित न होने पाए। ये तो निरंतर जागरूकता और समर्पण की मांग करता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। ये सब सुनने के बाद स्रोत वर्तमान समय के बारे में एक खास बात कहते हैं। वो बताते हैं कि ये एक सौभाग्य का समय है। हाँ, क्योंकि अभी लोक में सम्यक आप्त पुरुष का सानिध्य उपलब्ध है, ऐसा स्रोत का कहना है। और इस उपलब्धता के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत कुछ लोगों को मूर्ख कहकर उनकी आलोचना भी करते हैं। किन लोगों की? जो कथित तौर पर साधना, तपस्या या दूसरे कारणों का बहाना बनाकर इस उपलब्ध सानिध्य और मार्गदर्शन से दूर रहकर भटक रहे हैं। स्रोत इसे उनका दुर्भाग्य बताते हैं। इस सानिध्य को इतना दुर्लभ क्यों बताया गया है? मतलब साधु संत, भक्त और दार्शनिक तो हर समय होते हैं। सही सवाल है। स्रोत के अनुसार साधु संत, भक्त, दार्शनिक आदि तो हर युग में मिल सकते हैं और वे अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन लोक में सम्यक आप्त पुरुष की उपस्थिति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका मार्गदर्शन पूरी तरह तथ्यगत और पूर्ण हो, ये अत्यंत दुर्लभ घटना है। अच्छा, जो युगों युगों में कभी होती है, ऐसा स्रोत का मत है। इसलिए उनका सानिध्य मिलना बड़े सौभाग्य की बात मानी गई है। और खासकर जब तक व्यक्ति का अपना विवेक पूरी तरह परिपक्व नहीं है, तब तक भटकने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो ऐसे में इस पूर्ण मार्गदर्शन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने जगदीश्वरम के इन उपदेशों से कुछ मुख्य बातें समझी। जी, क्या क्या? एक तो अपने अंदर गहरे बैठे पूर्ववत दृष्टिकोण, यानी जो पहले से बने हुए विचार हैं, उनको पहचानना और उनसे सावधान रहना, क्योंकि वो सत्य की खोज में सबसे बड़ी बाधा है। बिल्कुल। दूसरा, एक सम्यक आप्त पुरुष का जो पूर्ण और तथ्यगत मार्गदर्शन का विचार है, जिस पर बिना किसी फेरबदल या सवाल के पूरी निष्ठा से चलने का आग्रह है। हाँ, पूर्ण निष्ठा। तीसरा, स्पष्टता पाने के लिए एक विशिष्ट विधि बताई गई, उत्तरोत्तर सीधे से सीधे होते जाना, जो एक लगातार बिना रुके चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया है। जी हाँ, सतत प्रक्रिया। और चौथा, ऐसे पूर्ण मार्गदर्शन और मार्गदर्शक की अत्यधिक दुर्लभता और वर्तमान समय में उसकी उपलब्धता का सौभाग्य। हाँ, ये मुख्य बिंदु हैं। यहाँ एक केंद्रीय तनाव या द्वंद्व जरूर नजर आता है, जिस पर हमने बात भी की। हाँ, वो विरोधाभास वाला। हाँ, एक तरफ अपने दृष्टिकोणों की लगातार आलोचनात्मक जांच करना, केंद्र से देखना, और दूसरी तरफ एक विशिष्ट मार्गदर्शक और उनके बताए रास्ते के प्रति बिना किसी विचलन के पूर्ण प्रश्नहीन विश्वास रखना। बिल्कुल।
और यही हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, जो साधक के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सवाल है वो? कि ये स्रोत एक तरफ तो किसी भी निश्चित दृष्टिकोण को बनाने से बचने पर इतना जोर देते हैं, उसे भटकाव का कारण बताते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वे एक विशिष्ट मार्गदर्शक और पथ के प्रति ऐसी अटूट निष्ठा और समर्पण की मांग करते हैं जिसमें संदेह या विचलन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो कोई साधक इन स्रोतों के प्रकाश में केंद्र से खुले विचारों से देखने का आह्वान को और निर्धारित मार्गदर्शन पर सवाल न उठाने या उसे जरा भी विचलित न होने के कड़े निर्देश को आपस में कैसे संतुलित कर सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद हर साधक को इन उपदेशों के संदर्भ में गहराई से विचार करना होगा। भवतु सर्वमंगलम।